हाँ तो हो गया था हमारा बॉक्साइट। अब हम लोग देखते हैं तांबा। तांबा क्या है? तो कह रहा है कि तांबा एक क्या है, उपयोगी अलौह धातु है, यानी लोहा का अंश नहीं पाया जाता है तांबे में। कह रहा है कि इसका उपयोग ये बिजली के लिए अत्यधिक संचालक होता है, यानी विद्युत के कामों में इसका हम लोग तांबे का उपयोग करते हैं, जिसका उपयोग कर रहा है कि विद्युत उपकरण बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, सिक्के बनाने के लिए, अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। हमारे भारतवर्ष में तांबे का अभाव है, यानी भारत में तांबा की मात्रा बहुत कम है, जिसमें भारत में मात्र 125 करोड़ टन ही तांबा पाया जाता है। कह रहा है कि झारखंड और पश्चिम बंगाल और झारखंड के पश्चिम पूर्व और सी विष्णु जिले, सी भूमि जिले आदि में इसका क्या होता है, उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त झारखंड के हजारीबाग, पलामू जिलों में भी अल्प मात्रा में पाया जाता है, यानी पाया जाता है लेकिन बहुत कम पाया जाता है। राजस्थान के खेतरी, राजस्थान का खेतरी प्रसिद्ध है तांबा के लिए। पूछता है राजस्थान का खेतरी जिला किस धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका हो जाएगा आपका तांबा। याद रखिएगा इस बात को, बार बार पूछता है क्वेश्चन। फिर मध्य प्रदेश के बालाघाट और छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भी इसका पर्याप्त भंडार है, यानी है किंतु क्या है, कम है। महाराष्ट्र में इसका चंद्रपुरा जिला है जहां पे तांबा का भंडारण है। 125 टन ही यहाँ पे क्या है, तांबा है, यानी अन्य खनिजों के मुकाबले भारत में तांबा की मात्रा बहुत कम है। अब होता है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज तो देख लिया हम लोग को देखना है अधात्विक खनिज, यानी अधात्विक खनिज में आपका आ जाएगा कार्बनिक और अकार्बनिक। और आया कि भारत में धात्विक खनिज के अतिरिक्त बहुत सारे अधात्विक खनिज का भी भंडारण है, जिसमें विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है, यानी भारत के विकास में बहुत बड़े पैमाने पर इसका योगदान होता है। इसमें कह रहा है कि अवरक, चूना पत्थर, डोलेमाइट, फॉस्फेट, ग्रेनाइट, जिप्सम और मैग्नेटाइट आदि महत्वपूर्ण खनिजों में आते हैं। अब देखिए अवरक के बारे में तो कह रहा है कि विश्व का सबसे अग्रणी देशों में अगर कोई आता है तो वो भारत है, यानी भारत विश्व में पहला स्थान है जो अवरक का उत्पादन करता है, जो आयरन वगैरह में हम लोग उपयोग करते हैं, जो चमकीला होता है, जिसको छूते ही लाइट हो जाता है। या आप लोग देखते होंगे बुरादा जो बनता है उसमें अवरक होता है जो चमकता है। इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, साथ ही कृत्रिम वस्तुओं को निर्माण करने के लिए भी अवरक का उपयोग किया जाता है। और अवरक का प्राचीन काल में आयुर्वेद दवाओं बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता था। अभी इसको विद्युत रोधी और विद्युत शक्ति सहने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, यानी विद्युत रोधी, यानी अवरक जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। सुचालक, कुचालक जानते हैं आप लोग, सुचालक यानी विद्युत उसमें आर पार हो सकती है, कुचालक यानी उसमें विद्युत आर पार नहीं हो सकती है। यानी अवरक का उपयोग सबसे ज्यादा भारत में कुचालक के रूप में किया जाता है, यानी विद्युत को रोकने के उपयोग में किया जाता है। देखते हैं आयरन में नीचे परत में छूते हैं तो लाइट नहीं मारती है, किंतु वो लाइट से ही गर्म होती है, तो अवरक उसके बीच में होता है, इसलिए वो उसको क्या करता है, विद्युत को इस तरफ से उस तरफ प्रवाह होने में रोकता है। कभी कभी देखते हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइट आने लगती है आयरन में, तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, अवरक को क्रॉस कर पा जाता है, ऐसे लाइट नहीं लगती है उसमें। कह रहा है कि अवरक के उत्पादन के लिए 3 प्रमुख पट्टियां हैं जो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के अंतर्गत है। यानी 3 जो पट्टी है, पट्टी मतलब क्षेत्र होते हैं जो कि आपके बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। भारत का भंडार कह रहा है कि 59,065 होगा, 59,065 टन है, और इसका उत्पादन में लगातार वृद्धि होता गया है। बिहार, झारखंड में उच्च कोटि के रूबी अवरक पाए जाते हैं। पूछता है कि रूबी अवरक कहां पाए जाते हैं, तो बिहार और झारखंड में उच्च कोटि के होते हैं। रूबी नाम उसका है, टाइप्स है, तो रूबी नाम के अवरक पाया जाता है जो बिहार और झारखंड में होते हैं। पश्चिम बंगाल के हजारीबाग जिले, मुंगेर, भागलपुर इत्यादि में भी फैले हुए। इसके अतिरिक्त धनबाद, पलामू, रांची, सी विष्णु जिले में अवरक का पर्याप्त भंडार है। बिहार और झारखंड मिलकर 80% अवरक देता है, यानी आपको यह जानना है कि पूरे भारत में 100%, जिसमें बिहार और झारखंड मिलकर सिर्फ 80% अवरक को देता है। इसका उत्पादन में अग्रणी राज्य आते हैं बिहार और झारखंड, तीसरा में आंध्र प्रदेश आता है और चौथे में राजस्थान आता है। ये सभी अवरक का उत्पादन करते हैं। इसके बाद आपका हो गया चूना पत्थर। चूना पत्थर कह रहा है कि चूना पत्थर जिसको हम लोग घर में पुताई वगैरह के लिए उपयोग करते हैं, या फिर हाथ टूटने पर उसमें पट्टी में उपयोग करते हैं, चूना पत्थर होता है, या टाइल्स वगैरह भी चूना पत्थर से ही बनता है। भारत में चूना पत्थर 76% पाया जाता है और 16% जिसमें लोहा इस्पात होता है और 4% रसायन का उपयोग करके इसको बनाया जाता है, और शेष 4% का उपयोग उर्वरक में किया जाता है। यानी 76% का उपयोग क्या चीज में किया जाता है, सीमेंट बनाने में, 16% लोहा उपयोग में किया जाता है, 4% रसायन बनाने के लिए किया जाता है और 4% का उपयोग उर्वरक के लिए, कागज बनाने के लिए और चीनी उद्योग में किया जाता है। देश का 35% चूना उत्पादन, जो चूना पत्थर उत्पादन है, वो मध्य प्रदेश में होता है, यानी सबसे ज्यादा कहां होता है, मध्य प्रदेश में
होता है। इसका उत्पादन वाले राज्य जो है छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, झारखंड है, राजस्थान है, उड़ीसा है, बिहार है, ये सभी जो जिले हैं, उत्तर प्रदेश भी है, जो कि चूना पत्थर का उत्पादन करते हैं। किंतु सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो कहां है, आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में उत्पादन में पहला स्थान है 35%। अब है खनिज का धात्विक महत्व, आर्थिक महत्व, यानी खनिज का आर्थिक महत्व क्या है, अर्थव्यवस्था पर क्या इसका असर पड़ता है। तो देख लीजिए, कह रहा है कि पृथ्वी पर जैसे जल और थल महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है खजाने है, वैसे ही खनिज संसाधन भी मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण खजाने हैं। यानी खनिज को अगर हटा दिया जाए तो मानव जीवन कहीं ना कहीं अधूरा पड़ जाएगा, उसके विकास की रास्ते धीमी कर जाएंगी। खनिज संसाधन के अभाव में देश के औद्योगिक विकास की दिशा नहीं तय की जा सकती है। यानी जिस देश में खनिज नहीं होगा उस देश की विकास की दिशा सही नहीं होगी। यानी संसाधन की जहां कमी होगी वो देश विकसित नहीं बन सकता है। कराए कि विश्व के बहुत से देशों में खनिज संपदा से राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत होता है। यानी खनिज संपदा जितना ज्यादा होगी उतनी ही राष्ट्रीय आय उसकी बढ़ेगी। संभवतः वर्तमान और भविष्य का कल्याण संसाधन ही करता है, खनिज संसाधन ही। यानी कह रहा है कि भविष्य और वर्तमान आपका क्या है, भविष्य आपका क्या होगा, ये आपके देश की खनिज संपदा ही तय करती है। अगर किसी देश में बहुत ज्यादा खनिज संपदा है वो लॉन्ग टाइम तक अमीर बना रहेगा, जिसके यहाँ बहुत कम है वो पल भर के लिए, कुछ समय के लिए रहेगा। तो खनिज संपदा कहीं ना कहीं देश पर बड़ा प्रभाव डालती है, उसके फ्यूचर और प्रेजेंट को भी वो इंडिकेट करती है। अब देखिए इसका संरक्षण, लगातार हम लोग अपने क्रियाकलापों द्वारा अतिदोहन करके इसको बर्बाद कर दे रहे हैं, जरूरत से ज्यादा उपयोग करके नष्ट कर दे रहे हैं। तो ये ऐसी वस्तु है जिसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, तुरंत नहीं कर सकते हैं। इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। जैसे कोयला बनने में किसी प्राकृतिक आपदा के कारण क्या होता है, जो पेड़ पौधे, मवेशी या कोई भी वस्तु धरती के अंदर दब जाती है और ताप और दाब के कारण लाखों करोड़ों वर्ष उसको लगते हैं कोयला बनने में। और कोयला की एक निश्चित मात्रा होती है और पुनः हम लोग उसको उपयोग करते हैं, वो नष्ट हो जाता है। लेकिन फिर अब कब बनेगा, जब कि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण वस्तुएं या पेड़ पौधे धरती के अंदर लाखों करोड़ों वर्ष तक दबी हुई रहेंगी, तब जाके कोयला का उत्पादन होगा। या पेट्रोलियम अगर समुद्र के नीचे है तो पेट्रोलियम का उत्पादन होगा। तो इतनी लंबी प्रक्रिया होती है खनिज के निर्माण में, इसलिए इसका उपयोग करना सही मात्रा में बहुत बड़ा बात होता है, क्योंकि अगर ये समाप्त हो जाए तो पुनः इसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। वही कह रहा है कि संरक्षण कह रहा है कि खनिज क्षणशील और अनवीकरणीय संसाधन है। यानी क्षणशील यानी तुरंत भर में समाप्त होने वाले, और अनवीकरणीय का तात्पर्य होता है कि पुनः उसका निर्माण हम लोग नहीं कर सकते हैं। यह एक सीमित मात्रा में होता है और इसको पुनः निर्माण करना असंभव होता है, क्योंकि इसको निर्माण करने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ये औद्योगिक परिष्कृत द्वारा तुरंत निर्माण नहीं किया जा सकता है। यानी इसको कंपनियों में, फैक्ट्रियों में आप तुरंत निर्माण नहीं कर सकते हैं। खनिज का संरक्षण एवं प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। इसको विवेक रूप से, यानी विवेक रूप करने का मतलब है धैर्य से और सोच समझ कर उपयोग करना चाहिए। खनिज का निरंतर दोहन पर रोक लगाना होगा, इसकी बचत और उपयोगिता पर भी ध्यान देनी होगी। कच्चे माल और सस्ते विकल्पों को ध्यान रखना होगा। खनिज का नियंत्रण करना होगा ताकि खनिज में अवशिष्ट पदार्थों को समाप्त न किया जा सके, यानी उसको पुनः हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार खत्म हो जाएगा तो पुनः उसका निर्माण हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका कुप्रभाव आगे आने वाले समय में पड़ेगा। अगर हो सकता है हम लोग इसका अतिदोहन कर दिए तो फ्यूचर में नहीं बचेगा, तो फिर आगे आने वाले पीढ़ी लोग कैसे इसका उपयोग करेंगे। तो इसलिए खनिजों को सही रूप से प्रबंधन करना अनिवार्य है, सुरक्षा करना अनिवार्य है, संरक्षण करना अनिवार्य है, अन्यथा आने वाले भावी पीढ़ियों में आपको खनिज नहीं मिल पाएंगे। बस इस अध्याय में इतना ही था। आप लोग इस अध्याय का टोटल क्वेश्चन बना लेंगे। ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाना चाहिए, क्योंकि क्लास जब भी शुरू होगी आपके सारे के सारे क्वेश्चन चेक किए जाएंगे। तो आपका ये अध्याय खत्म हो गया। अब है शक्ति और ऊर्जा संसाधन, जो कि आपके अगले वीक में ये क्लास होगा ज्योग्राफी का। अभी कल जो क्लास होगी वो आपकी होगी इकोनॉमिक्स की क्लास। तो इकोनॉमिक्स में जहां से बाकी है वहां से पढ़ाई होगी। आप लोग क्वेश्चन बनाएं और जो क्वेश्चन डाउट हो उसको आप लोग गोल घेर के जरूर रखें, या हो सके तो आप मुझे मैसेज करें ताकि मैं अगले क्लास में आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊं। जय हिंद।